आइए इस एग्जाम्पल को देखा जाए। ये एनसीईआरटी का शॉर्ट एग्जाम्पल है, बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है। इसमें क्या कहा जा रहा है, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर 3.162। यहाँ पर देखिए एक नेटवर्क है ए बी ई डी ए, इसमें ये ब्रांच है ए सी, ब्रांच है बी सी और ब्रांच है सी डी। ठीक है, इसमें दो सेल्स का इस्तेमाल किया गया। ये 10 वोल्ट का ईएमएफ वाला सेल यहाँ पर है, यहाँ पर 5 वोल्ट के ईएमएफ वाला एक सेल है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी जो डिफरेंट ब्रांचेज हैं, ठीक है, उनमें कितनी करंट बह रही है इसको बताइए। तो भाई मालूम तो है नहीं, तो हमने मान लिया कि सी ए में करंट कितनी बह रही है, I1। ए बी ब्रांच में कितनी बह रही है, I2। ठीक है, और ई बी ब्रांच में कितनी बह रही है, I3 के बराबर करंट बह रही है। चूंकि यहाँ पर केवल एक सेल ही है, तो जितनी करंट इधर जा रही इतनी वापस आएगी। तो इधर I3 जा रही तो इसमें I3 वापस आएगी। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए I2 आ रही है और यहाँ पर I3 आ रही है बी पॉइंट पर। तो बी पॉइंट पर आ रही है तो जाने वाली करंट, आप कहेंगे ये दोनों आ रही है तो गारंटी है जाना ही वाली होगी, सभी आने वाली नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इधर I2 प्लस I3 हो जाएगा। कैसे भैया, जंक्शन लॉ से सभी आने वाली करंट्स का सम जो होता है सभी जाने वाली करंट्स के सम के बराबर होता है। तो आने वाली I2 और I3 है तो जाने वाली भी I2 प्लस I3 के बराबर होगी। अब यहाँ पर जो है, यहाँ से देखिए I1 करंट कट करके इधर जा रही है तो इधर कितनी जाएगी, I2 प्लस I3 आ रही थी, उसमें से I1 कट गई तो इधर कितनी हो जाएगी, I2 प्लस I3 माइनस I1। CDR में इतनी करंट बहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए I1 इधर जा रही थी, I2 इधर कट के चली गई तो इधर कितनी जाएगी, I1 माइनस I2 के बराबर जाएगी। अब यहाँ पर आकर के D पर आने वाली दो करंट है तो ये जाने वाली दोनों को जोड़िए, I2 प्लस I3 माइनस I1 को जोड़िए और I1 माइनस I2 को जोड़िए तो कुल जोड़ने पर क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा। क्यों, I1 से कट जाएगा, I2 से कट जाएगा, बचेगा क्या, I3। तो वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंट्स हमको पता चल गया। अब बात ये है कि अगर डिफरेंट ब्रांचेज में करंट की मात्रा को अगर पता करना है तो भैया I1, I2 और I3 की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि डिफरेंट ब्रांचेज में जो करंट बह रही है दैट आई हैव रिटन इन टर्म्स ऑफ I1, I2 एंड I3। ठीक है, तो आइए इस पर प्रयास करते हैं। अब पहले तो प्रयास करेंगे कि I1, I2 और I3 को पता कर लीजिए, फिर डिफरेंट ब्रांचेज में हम बता देंगे कितनी कितनी करंट बह रही है, और इसमें हमारी मदद कौन करेगा, किरचॉफ्स लॉ करेगा। ठीक है, तो जंक्शन लॉ तो मैंने अभी लगा दिया है। आइए वोल्टेज लॉ का इस्तेमाल करके जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग पहले मेश ए बी सी ए को लेंगे और हमने डिसाइड किया कि भैया हम चलेंगे कैसे, क्लॉकवाइज। और फिर मेश ए सी डी ए को लिया और उसमें डिसाइड करेंगे चलेंगे कैसे, क्लॉकवाइज। और मेश बी ई डी सी बी कुछ लेंगे और उसमें कैसे डिसाइड किया, चलेंगे क्लॉकवाइज। तो हमारे पास 3 मेश है। मेश या क्लोज पाथ या लूप ए बी सी ए। फिर मेश कौन सा, ए सी डी ए। और फिर कौन सा, मेश बी ई डी सी बी। ठीक है, अब आइए मेश ए बी सी ए में चलते हैं। तो ए से बी तक जाएंगे तो जिधर जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट बह रही है। तो करंट तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ बहती है। इसका मतलब ये है कि हाई पोटेंशियल पर है और ये क्या है, लो पोटेंशियल पर है। तो हम लोग क्या फेस कर रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप को फेस कर रहे हैं। और साइन कन्वेंशन हम क्या लेकर के चलना है, ऑल पोटेंशियल ड्रॉप्स विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। तो ये इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये एक्चुअली 4 ओम का रेजिस्टेंस है। ये मैं भूल गया था, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है। एंड दिस वन इज 2 ओम एंड 2 ओम, 2 ओम एंड 2 ओम। ठीक है, तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा I2 into R is equal to 4। दिस विल बी इक्वल टू पॉजिटिव।
अब बी से सी पर आइए तो करंट कितनी जा रही है, I2 प्लस I3 करंट जा रही है और उसका रेजिस्टेंस कितना है, 2 के बराबर है, इंटू 2। बताइए पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। देखिए करंट इधर जा रही है और आप भी इधर ही जा रहे हो, तो इसका मतलब आप पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहे हो। करंट तो हमेशा हाई से लो की तरफ जा रही है और आप भी जो है हाई से लो की तरफ जा रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप पोटेंशियल ड्रॉप फेस कर रहे हो, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब आइए सी से ए की तरफ आइए, तो इसमें करंट कितनी जा रही है, I1। इस पूरे ब्रांच में करंट I1 जा रही है, तो I1 इंटू 1। देखिए करंट इसमें ऐसे बाहर रही है, तो मतलब हाई से लो की तरफ आ रहा है, मतलब ड्रॉप फेस कर रहे हैं, तो प्लस I1 इंटू 1 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर देखिए माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, मतलब पोटेंशियल राइज फेस कर रहे हैं, तो -10 इज इक्वल टू 0। ये वाला माइनस क्यों ले लिया, एज पर द साइन कन्वेंशन यहाँ पर पोटेंशियल राइज आपको मिल रहा है, माइनस से प्लस की तरफ आ रहा है, माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की तरफ आ रहा है, तो पोटेंशियल राइज मिल रहा है। और जब राइज मिल रहा है तो आर पोटेंशियल राइज वी हैव कंसिडर्ड दैट वी विल टेक दैट एज नेगेटिव। ठीक है, तो हमने उसको नेगेटिव माइनस ले लिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सजा दिया जाए, 4I2 प्लस ट्वाइस ऑफ I2 प्लस ट्वाइस ऑफ I3 प्लस I1। 10 को इधर लाइए तो बराबर 10 ही हो जाएगा। I2 और I2 6I2 प्लस ट्वाइस ऑफ I3 प्लस I1 इज इक्वल टू 10। इसको और सजाइए तो I1 प्लस 6 टाइम्स दैट ऑफ I2 प्लस 2 टाइम्स दैट ऑफ I3 इज इक्वल टू 10। दिस आई मार्क एज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब आइए मेश ए सी डी ए में चलते हैं। तो ए से सी तक जाएंगे तो हाई से लो की तरफ, प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप आपको मिल रहा है। तो आर पोटेंशियल ड्रॉप्स आई हैव कंसीडर्ड दैट वी विल टेक इट एज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब इसमें देखिए करंट इधर बह रही है और आप जा ऐसे रहे हो, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, तो राइज फेस कर रहे हो, पोटेंशियल राइज फेस कर रहे हो। तो जब पोटेंशियल राइज फेस कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बड़ा सरल सा है कि इसके क्रॉस जो है एज पर आवर साइन कन्वेंशन the potential drop across this resistance will be considered as negative. So minus I1 into 1। ठीक है, अब फिर C से D कितनी करंट जा रही है, I2 प्लस I3 माइनस I1, और आप भी इधर ही जा रहे हो, करंट भी इधर ही जा रही है, तो मतलब पोटेंशियल ड्रॉप फेस कर रहे हो, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। तो I2 प्लस I3 माइनस I1 है ना, इंटू 2, रेजिस्टेंस 2 है। और फिर इसमें देखिए ये निगेटिव हो जाएगा, क्यों, आप करंट ऐसे जा रही है और आप ऐसे आ रहे हो, करंट की डायरेक्शन हाई से लो की तरफ होती है, लेकिन आप लो से हाई की तरफ जा रहे हो, तो राइज है, तो ये माइनस I1 माइनस I2 इंटू R इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको और सजा दिया जाए, 10 माइनस I1 प्लस I2 प्लस I3 twice of I2 twice of I3 minus twice of I1 minus 4 times that of I1 plus 4 times that of I2 is equal to 0। This is equal to 10 minus I1 minus I2, तो ये माइनस 3 टाइम्स दैट ऑफ I1, और ये देखिए माइनस 4 भी है, तो माइनस 7 टाइम्स दैट ऑफ I1 हो जाएगा। यहाँ पर I2 और ये I2 है, तो 2 और 4 6 हो जाएगा, 6 I2 हो जाएगा, और प्लस I3 ट्वाइस ऑफ I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सब उधर ले जाइए तो 7 टाइम्स दैट ऑफ I1 माइनस 6 टाइम्स दैट ऑफ I2 माइनस 2 टाइम्स दैट ऑफ I3 इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आइए मेश BEDC में आते हैं। BE, B से ही कुछ है ही नहीं, E से D आएंगे तो हाई से लो की तरफ आएंगे, तो प्लस
प्लस 5 वोल्ट का ड्रॉप फेस कर रहे हैं और यहां से आ रहा है कुछ है ही नहीं, इधर से इधर जाइए, देखिए करंट इसमें क्या है, I2 प्लस I3 माइनस I1 है, I2 प्लस I3 माइनस I1 इंटू 2, ये माइनस क्यों ले लिया, करंट ऐसे जा रही है और आप ऐसे जा रहे हैं, करंट हमेशा हाई से लो की तरफ जाती है और आप लो से हाई की तरफ जा रहे हो, तो यहाँ पर पोटेंशियल राइट फेस कर रहे हो, तो पोटेंशियल राइट फेस कर रहे हो, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव। ठीक है, फिर यहां पर भी वही नेगेटिव वाली स्थिति हो जाएगी, तो माइनस I2 प्लस I3 इंटू 2, that will be equal to 0. So 5 minus twice of I2 minus twice of I3 plus twice of I1 minus 2 times that of I2 minus 2 times that of I3 is equal to 0. तो 5 I2 यहां पर है और यहां पर है, तो कितना हो जाएगा, माइनस 4 टाइम्स दैट ऑफ I2, I3 यहां है, I3 माइनस 4 टाइम्स दैट ऑफ I3 हो जाएगा और प्लस ट्वाइस ऑफ I1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 उधर ले जाए तो ट्वाइस ऑफ I1 माइनस 4 टाइम्स दैट ऑफ I2 माइनस 4 टाइम्स दैट ऑफ I3 इज इक्वल टू 0। जीरो नहीं, ये इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब 3 इक्वेशन तो हमने बना ली, अब इसको सॉल्व कैसे करें, यहां से हम I1 की वैल्यू निकालते हैं। I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 minus 6 I2 minus twice of I3, दिस इज 1 डैश। अब इस 1 डैश से इक्वेशन नंबर 2 और 3 में हमने क्या रख देना है, I1 की वैल्यू रख देना है। सब्स्टिट्यूटिंग the value of I1 from equation 1 dash into equation 2 and equation 3 we have क्या है दिया, यहाँ पर 7 इंटू I1 क्या है, 10 माइनस 6 I2 माइनस ट्वाइस ऑफ I3 माइनस 6 I2 माइनस ट्वाइस ऑफ I3 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 70 माइनस 42 I2 माइनस 14 I3 माइनस 6 I2 माइनस ट्वाइस ऑफ I3 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों अगर देखा जाए तो ये 70 माइनस 48 I2 माइनस 16 I3 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। इन सबको उधर लाइए, 10 को इधर लाइए तो 48 I2 प्लस 16 I3 इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 कर देते हैं। किससे मिला है, ये इक्वेशन नंबर 2 से मिला। कैसे, I1 की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देने से। अब यह I1 की वैल्यू इसमें रखिए तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स दैट ऑफ 10 माइनस 6 I2 माइनस 2 टाइम्स दैट ऑफ I3 माइनस 4 टाइम्स दैट ऑफ I2 माइनस 4 टाइम्स दैट ऑफ I3 इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो ये 20 माइनस 12 I2 माइनस 4 टाइम्स दैट ऑफ I3 माइनस 4 टाइम्स दैट ऑफ I2 माइनस 4 टाइम्स दैट ऑफ I3 इज इक्वल टू -5। तो 20 माइनस I2 यहाँ पर है, I2 यहाँ पर है, तो 16 I2 हो जाएगा। I3 यहाँ पर है और I3 यहाँ पर है, तो -8 I3 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। इन सबको उधर लाइए, इसको इधर लाइए, तो 16 I2 प्लस 8 I3 इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर क्या है, 4 है, इसलिए केवल I2 और I3 में रिलेशन है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, देखिए इसका कोएफिशिएंट जो है ऐसा करते हैं कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 4 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, ओके, बट इक्वेशन
5 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस इक्वेशन 4 है ना। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48i2 प्लस 24i3 इज इक्वल टू 75। दिस इज इक्वेशन नंबर 5 डैश। ठीक है, अब इसको 48i2 प्लस 16i3 इज इक्वल टू 60। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस माइनस माइनस, तो ये वाला ऐसा कट गया। 24 में से 16 जाएगा तो 8i3 हो जाएगा, और भैया 75 में से 60 जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो i3 इज इक्वल टू हो गया 15/8 हो गया एम्पियर। वंस आपको i3 मिल गया है तो आप इक्वेशन नंबर आप इक्वेशन नंबर 4 में i3 की वैल्यू रख दो। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, so from equation 4 we have equation 4 से देखिए 48 into i2 plus 16 into i3 15/8 है इज इक्वल टू 60 है। 8 गुना 16 हो जाएगा, 15 गुना 30 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 30 हो जाएगा, घट जाएगा 30, घट जाएगा तो 30 हो जाएगा, 60 में से 30 जाएगा तो i2 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 48 हो जाएगा है। 15 बटा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। 3 से काटे 3 बचे 15 हो जाएगा, 3 बटे 24 एम्पियर हो जाएगा। तो i2 इज इक्वल टू 5/8 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब i3 और i2 की वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर 1 डैश में रख दिया जाए, नाउ फ्रॉम equation 1 dash we have, what do we have? i1 is equal to 10 minus 6 times that of i2, तो ये 5/8 हो जाएगा, माइनस 2 times that of i3 15/8 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा तो 4 हो जाएगा। गड़बड़ कर दिए क्या? हाँ नहीं सही है। और ये काट देंगे तो 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो बराबर 10 माइनस 15/4 माइनस 15/4। तो इन दोनों को हल करेंगे तो 15/2 हो जाएगा, तो 20 माइनस 15 5/2 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। सो i1 इज इक्वल टू कितना हुआ 5/2 एम्पियर के बराबर आया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, बेसिक आइडिया क्या है, 3 इक्वेशन बनाए तो i1 i2 और i3 में आएगा। एक इक्वेशन से i1 की वैल्यू निकाल के अन्य 2 में रख दीजिए, तो जो इक्वेशन बनेगा वो i2 और i3 में केवल बनेगा। तो i1 और i2 में बनेगा तो 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने में तो आप महारथी हो चुके हैं। आप क्लास 10th में बहुत अच्छे ढंग से इसको पढ़े हैं, तो बड़े आराम से कर ले जाएंगे। थोड़ा सा लगता है कि कठिनाई है, लेकिन एक बार अभ्यास बना लेंगे तो अच्छे से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है किरचॉफ्स लॉ पर। ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, ये देखिए 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द diagonally opposite corners of a cuboidal network consisting of 12 resistors each of 1 ohm. Determine the equivalent resistance of the network and the current along each edge of the cube. यहाँ पर देखिए एक यह क्यूब टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसके जो एजेज हैं उसमें 1 और 2 ओम का जो है रेजिस्टेंस लगा दिया गया, और इसके जो डायगोनली अपोजिट सिरे हैं, जो यहाँ ए है, यहाँ पर सी डैश है, तो इसके क्रॉस जो है क्या लगा दिया गया भैया, एक सेल लगा दिया गया है ई, जिसका ईएमएफ कितने के बराबर है 10 वोल्ट के बराबर है। तो ये हमें बताना है कि ये पूरा जो नेटवर्क है, जो ये नेटवर्क है वो कितने ओम के रेजिस्टेंस जैसा व्यवहार करेगा, ठीक है। तो आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखिए नेटवर्क ए बी सी डी, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश है। अब इस नेटवर्क में क्या है कि इसके हर आर्म में
जो रेजिस्टेंसेज है वो आइडेंटिकल है, लगे हुए। कितने ओम के हैं? 1 ओम ईच, सब 1 ओम का है। ठीक है, अब आप ये नहीं बता सकते हैं इसको देख करके कि कौन रेजिस्टेंस जो है किस कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की कल्पना ही छोड़ दीजिए। ठीक है, हम मान लेते हैं कि देखिए यहां पर सेल जो है ए पॉइंट और सी डैश पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, जो कि डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स हैं। तो भाई हम ये मान ले रहे हैं कि 10 वोल्ट की सेल जो है पूरे नेटवर्क को 6 × I एम्पियर करंट भेज रहा है। आप कहेंगे सर I मानिए, 6I क्यों मानेंगे? नहीं, देखिए सिमेट्री I मानेंगे तो सब फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा, ये समस्या है। ठीक है, और दूसरी बात, इस नेटवर्क में सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, सारे रेजिस्टेंसेज जो है एक जैसे हैं। ठीक है, और ये सिमेट्रिकल शेप भी है। तो अब देखिए यहां पर जब 6I जाएगा तो उसको वातावरण हर दिशा में, तीनों दिशाओं में बराबर बराबर मिल रहा है, बिल्कुल आइडेंटिकल मिल रहा है। तो इधर 2I जाएगा, इधर 2I जाएगा और इधर 2I जाएगा। ठीक है, तो तीनों दिशाओं में 2I 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 हो गया, तो टूट गया 3 हिस्सों में। 6I 2I 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 में टूट गया। अब यह जो 2I जाएगा तो इसको भी 2 रास्ते मिल रहे हैं और बिल्कुल आइडेंटिकल मिल रहे हैं, तो बराबर और बराबर मात्रा में I और I इसमें टूट जाएगा। उसी तरह से यह 2I जो है यहाँ I और I में टूट जाएगा, यह 2I जो है I और I में टूट जाएगा। यहां से I जा रहा है, यहां से I जा रहा है, दोनों मिल करके 2I हो जाएंगे। तो ये इस जंक्शन पर 2I आ रहा है, यहां से देखिए 2I जाएगा, क्यों? क्योंकि यह I और I मिल करके 2I हो जाएगा, तो इधर 2I जा रहा है। यहां पर देखिए ये I और ये I मिल करके क्या हो गया? 2I हो गया, तो वो इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इधर आकर के मिले कौन? 2I 2I 2I, तो इधर वापस कौन आएगा? 6I के बराबर करंट वापस आएगी। ठीक है, अगर I अगर माने होते तो क्या होता? फ्रैक्शन हो जाता। अब मान लेते हैं क्षण भर के लिए कि जो यह सर्किट इक्विवेलेंट है, भाई यहां पर हमने मान लिया कि यह हमारा ये 10 वोल्ट EMF का जो है सेल है, और यह A पॉइंट और C डैश पॉइंट, A पॉइंट और C डैश पॉइंट के बीच में मान लीजिए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो R इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो यह रेजिस्टेंस कह रहा है कि मैं वही काम कर सकता हूं जो ये सब कॉम्बिनेशन मिल करके काम कर रहे हैं। सारा कॉम्बिनेशन मिल करके क्या काम कर रहे हैं? 6I अमाउंट ऑफ करंट खींच रहे हैं। तो अगर 6I पता चल जाए, ठीक है, तो अगर ये इक्विवेलेंट होने का दावा कर रहा है तो इसमें भी 6I करंट खींचने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, 6I करंट मतलब 10 वोल्ट देने पर 6I करंट खींचने की क्षमता होनी चाहिए। तो इस सिनेरियो और इस सिनेरियो में फर्क क्या है? यहाँ सिंगल रेजिस्टेंस है, जबकि यहाँ पर जो मेश ऑफ रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर हम लोग जो है अगर 6I को निकालना है तो वोल्टेज मालूम है, तो ओम्स लॉ लगा करके क्या R इक्विवेलेंट निकाला जा सकता है। यस, तो 6I तो तब निकलेगा जब I निकलेगा। ठीक है, तो केवल एक ही अननोन है इसमें और वो है I। तो हम जो है एक मेश लेते हैं, हमने एक डिसाइड किया कि एक मेश लेंगे। तो देखिए हमारा मेश कैसे जा रहा है? A से B जा रहा है, B से B डैश जा रहा है, B डैश से C डैश जा रहा है, C डैश से पुनः ये ऐसे आकर के कहां पर आ गया? A पर आ गया। ठीक है, तो इन मेश A B डैश C डैश A वी हैव, चलिए A से B जाते हैं। A से B जाते हैं तो जिधर जा रहे हैं उधर इसमें करंट जा रही है। ये 2 एम्पियर 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो दैट विल बी पॉजिटिव। 2I करंट और रेजिस्टेंस 2 है। प्लस यहाँ पर देखिए आप ऐसे जा रहे हैं और भैया करंट भी ऐसे जा रही है, तो मतलब हाई से लो जा रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप है यहाँ पर, तो पोटेंशियल ड्रॉप है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। तो I करंट जा रही है 2 ओम रेजिस्टेंस में, तो
आई इंटू 2 हो जाएगा, प्लस यहां पर भी देखिए इसमें जो ऐसे जा रहे हैं करंट भी ऐसे जा रही है, तो 2i के बराबर करंट जा रही है, 2i के बराबर करंट जा रही है और रेजिस्टेंस 2 के बराबर है। अब प्लस यहाँ ऐसे वापस आएंगे तो देखिए निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो यहाँ पर पोटेंशियल राइज को फेस कर रहे हैं तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो -10 इज इक्वल क्या हो जाएगा 0, क्योंकि उसी पॉइंट पर वापस आ गया। तो ये 4i प्लस ट्वाइस ऑफ i प्लस 4i और ये -10 को उधर कर दें 10, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 6 4 2 6 4 10i हो जाएगा। 10i इज इक्वल कितना हो जाएगा 10, तो i इज इक्वल क्या हो गया 1 एम्पियर के बराबर हो गया। करंट जो है i जो है 1 एम्पियर आ गया, देयरफॉर 6i कितना हो जाएगा 6i इज इक्वल टू 6 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस इक्विवेलेंट सर्किट पर ओम्स लॉ लगाने पर, है ना, बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ on the equivalent circuit, on the equivalent circuit, we have what do we have? We have V is equal to I into R, तो V is equal to 10 वोल्ट है, I is equal to जो है 6i हो जाएगा, 6i is equal to 6 एम्पियर पर है, और R जो है R इक्विवेलेंट है, तो देयरफॉर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10/6 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5/3 हो जाएगा, तो 1.67 ओम के बराबर हो जाएगा। सो R इक्विवेलेंट जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो 1.67 ओम के बराबर होगा। तो देखिए जहां समझ में ही नहीं आ रहा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है कि मिक्स कॉम्बिनेशन है, वहां पर किरचॉफ साहब के रूल को लगा करके बहुत आसानी से, है कट से हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया। यही महत्व है किरचॉफ लॉ का कि जटिलतम नेटवर्क को भी आसानी से सॉल्व कर देता है। ठीक, ओके। हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर नाम में ही ये छुपा हुआ है कि ये क्या काम करता है। ये बहुत ही सरल काम करता है और वो है किन्हीं दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को डिटरमाइन करने वाली डिवाइस है। सर ये तो पहले ही से हमें मालूम है, एक डिवाइस हमारे पास है, उस डिवाइस का नाम है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से भी यही काम करते हैं, तो फिर पोटेंशियोमीटर की क्यों आवश्यकता पड़ी? आइए समझते हैं कि वोल्ट मीटर में ऐसी क्या कमी रह गई जिसके कारण हमें पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मान लीजिए कि एक रेजिस्टेंस R 10 ओम का है और उसके सिरों के बीच में एक सेल ऐसी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है लेकिन उसका ईएमएफ 10 वोल्ट के बराबर है। तो ये कितनी करंट भेज रही होगी? ओम्स लॉ लगाएंगे तो आपको लगेगा कि ये 1 एम्पियर के बराबर करंट भेज रही होगी, लेकिन आपको ये वोल्टेज कहीं दिखाई नहीं देता है, ये करंट कहीं महसूस नहीं होती है। ठीक है, इसमें जा रहे हैं, इसका असर महसूस होगा, अगर ये बल्ब होगा तो जल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम दिखाना चाहते हैं कि इसको 10 वोल्ट मिल रहा है, तो ये एक उपकरण है जिसका नाम है वोल्ट मीटर। ठीक है, जो कि हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होती है, उसको इसके सिरों के बीच में हम लगा, किसके सिरों, जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस हमें वोल्टेज को मेजर करना है उसके सिरों के बीच में जो है हम लगा देंगे। प्लस वाला प्लस से, माइनस वाला माइनस से कनेक्ट कर देंगे। ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर बताने लगेगा कि इतना पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस के सिरों के बीच में, इस रेजिस्टेंस के सिरे अगर ए और बी नाम दे दी जाए तो ए और बी के बीच में जो है पोटेंशियल डिफरेंस बताने लगेगा। आप सप्लाई कितना किए हैं? 10 वोल्ट के बराबर। बताना कितना चाहिए? 10 वोल्ट बताना चाहिए, लेकिन ये बता रहा है अगर 9.9 वोल्ट अगर बता रहा है तब तो गड़बड़ है। मतलब तो आप ये कह सकते हैं कि 0.1 वोल्ट गया कहां सर? 10 वोल्ट अगर सप्लाई किया गया था, अगर 10 वोल्ट की सप्लाई किया गया था 10 ओम के रेजिस्टेंस
के क्रॉस और कोई और चीज नहीं है तो इसको 10 वोल्ट मिलना चाहिए। ये 9.9 वोल्टेज क्यों मेजर कर रहा है? अब आइए मैकेनिज्म समझते हैं। 1 एम्पियर बोले तो 1000 मिली एम्पियर, ठीक है। ये यहां गई, यहां पर मिला एक जंक्शन, तो जंक्शन में ये वोल्ट मीटर अपने चलने के लिए कुछ करंट खींच लेगा, ठीक है, ओके। अपने चलने के लिए कुछ करंट इसने खींच लिया। कितना खींच लिया? इधर 10 मिली एम्पियर चला गया, तो इधर कितना गया? इधर 990 मिली एम्पियर गया, ठीक है। तो यानी 0.99 एम्पियर के बराबर करंट इधर गई। तो इसके सिरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई है 0.99 और R है 10 ओम, तो बराबर 9.9 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही वोल्ट मीटर को आपने इस रेजिस्टेंस के सिरों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है मेजर करने के लिए लगाया, ये वोल्ट मीटर अपने को चलाने के लिए 10 मिली एम्पियर के बराबर करंट खींचने लगा, जिसके कारण इसमें बहने वाली करंट क्या हो गई? कम हो गई। कम हो गई तो इसके सिरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया। कितना कम हो गया? 0.1 से कम होकर के कितना रह गया? 9.9 वोल्ट इसके सिरों के बीच में रह गया। तो ये वही बता रहा 9.9 वोल्ट, ठीक है। तो दिक्कत कहां? दिक्कत यहां पर है कि यह वोल्ट मीटर अपने चलने के लिए कुछ करंट खींच ले रहा है, जिससे इसमें बहने वाली करंट कम हो जा रही है, तो इसके सिरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जा रहा है। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जा रहा है तो सप्लाई था 10 वोल्ट और मेजर कर रहा है कितना? 9.9 वोल्ट। तो हमेशा वोल्ट मीटर अगर किसी रेजिस्टेंस के सिरों के बीच में अगर आप लगाएंगे वोल्टेज को नापने के लिए या पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए, तो वो थोड़ा कम बताएगा। क्यों? क्योंकि अपने को ऑपरेट कराने के लिए वो कुछ करंट खींचेगा। तो सर क्या कोई ऐसी डिवाइस भी है जो करंट खींचे ही नहीं और पोटेंशियल डिफरेंस बता दे? हाँ है, उसका नाम लिखा हुआ है, उसका नाम है पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो ये बहुत ही फाइन इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही सरल इंस्ट्रूमेंट है और बहुत ही एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है, जिसके जरिए 2 पॉइंट के बीच का एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके पहले मैं इसकी थियरी वगैरह बताऊं, आइए इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि कैसे यह बना हुआ है, इसके कंस्ट्रक्शन में क्या है, ठीक। आइए देखते हैं। एक वुडन बोर्ड होता है, इस वुडन बोर्ड में लगा हुआ रहता है कॉपर स्ट्रिप्स और इन कॉपर स्ट्रिप्स के बीच जुड़ा हुआ रहता है कांस्टेंटन या मैंगनीज वायर। तो हम एक जगह कॉपर स्ट्रिप यूज कर रहे हैं और साथ ही साथ कांस्टेंटन या मैंगनीज वायर यूज कर रहे हैं। इसके पीछे एक खास कारण है। वो कारण यह है कि अगर आप कंपेयर करें रेजिस्टिविटी को, कॉपर, कांस्टेंटन और मैंगनीज को, तो आप पाएंगे कि कांस्टेंटन और मैंगनीज का जो रेजिस्टिविटी है ये कॉपर के रेस्पेक्ट में काफी ज्यादा है। तो ये अगर एक सर्किट का पार्ट हुआ तो देखिए ये जो कांस्टेंटन या मैंगनीज वायर है इसके कारण जो रेजिस्टेंस बनेगा कॉपर स्ट्रिप के कारण बने हुए रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में वो रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होगा। तो हम ड्यू टू कॉपर स्ट्रिप इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस बन रहा है इसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, अर्थात इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होगा कांस्टेंटन या मैंगनीज वायर। अब आगे देखें, इस पूरे सिस्टम में जुड़ा हुआ होता है एक मीटर रॉड और हम ये मीटर रॉड क्यों यूज करते हैं ये आपको आगे इसके एप्लीकेशन में पता चल जाएगा। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप थोड़ा धैर्य धरेंगे और समय के साथ साथ आपको ये पता चल जाएगा कि ये मीटर रॉड यहां पर क्यों लगा हुआ रहता है। तो फिर अब तक के इस सिस्टम में आपको 2 एंड पॉइंट दिखेंगे, एक तो ये पहला एंड पॉइंट और ये एक दूसरा एंड पॉइंट। तो पहले एंड पॉइंट से सर्किट का अगला पार्ट जुड़ा हुआ रहता है
जिसमें कि एक टैपिंग की रहता है। टैपिंग की का कुछ खास काम नहीं होता है, यह सिर्फ सर्किट को ओपन या क्लोज करने के लिए होता है, जो कि आगे जुड़ा हुआ रहता है एक रियोस्टैट के साथ। रियोस्टैट यूज करने का कारण यही है कि हम इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है उसे हम वैरी कर सके। हमें पता है रियोस्टैट का हेड को अगर हम मूव करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है। हम इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस को क्यों वैरी करवाते हैं, इस पे मैं अभी बात नहीं करूंगा, कुछ देर बाद इस पे मैं चर्चा करूंगा। अब ये रियोस्टैट आगे जुड़ जाता है एक ड्राइवर बैटरी के साथ। ये ड्राइवर बैटरी क्या करता है, यही इस पूरे सर्किट में करंट को फ्लो करवाता है। और इस सर्किट में जो करंट का फ्लो होता है, हम इस करंट को कांस्टेंट रखते हैं, तब जाके इस पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन सक्सेसफुल होता है। तो जब इस बैटरी से फ्लो हुआ करंट को कांस्टेंट रखना है तो हमें उसे नापना भी तो होगा कि करंट कहीं वैरी तो नहीं कर रहा, या फिर हम कैसे पता लगाएंगे कि इस सर्किट में करंट जो है वो कांस्टेंट है। तो इसके लिए हमें इस बैटरी के साथ जोड़ना होता है एक एमीटर को, और वो एमीटर जाके जुड़ जाता है सीधे इस कांस्टेंट मैग्नीन और कॉपर वायर के जो सिस्टम है, इस सिस्टम के दूसरे एंड के साथ। तो हमें करंट को कांस्टेंट रखना है, तो करंट को कांस्टेंट रखना है, और अगर सर्किट के साथ और भी कुछ चीजें जुड़ा हुआ हो तो फिर इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो तो चेंज करेगा, और उससे करंट तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, करंट वैरी करने लगेगा। इसीलिए हम रियोस्टैट यूज करते हैं। रियोस्टैट के जो रेजिस्टेंस है उसे वैरी करवाते हुए हम इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हैं। तो ये तो हो गया पोटेंशियोमीटर। अब जो इसका अगला पार्ट है ये इसके एप्लीकेशन पर डिपेंड करेगा। इसका जैसा एप्लीकेशन होगा सर्किट का अगला पार्ट वैसा होगा। तो इसीलिए मैं यहां पर खास सर्किट ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर इसे कहूंगा सिस्टम, और ये सिस्टम जुड़ा हुआ रहेगा इस पोटेंशियोमीटर के एक एंड के साथ, और इस सिस्टम का जो दूसरा एंड होगा ये एक जॉकी के साथ जुड़ा हुआ होगा। हमें पता है जॉकी है तो इसका हेड को हम वैरी करवा सकते हैं, तो इसके हेड को हम किसी भी तरह से वैरी करवा सकते हैं। तो ये रहा पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन। इसके बाद इसके एप्लीकेशंस, पहले हम लोग थियरी पढ़ेंगे फिर उसके बाद एप्लीकेशन, लेकिन ये अगले टर्न पे किया जाएगा। आज यहीं तक।